तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीनियर यूशा रूम में आती है जहाँ पर हमारी ल्यूजियांग को कैदी बनाकर रखा गया है। वो हमारी ल्यूजियांग की बॉडी को चेक करने के बाद कहती है हाँ बात तो वाकई में सच है, इसके पास तो 9 टर्मिनल वेव्स है और इसके हस्बैंड ने इसकी बॉडी के अंदर जो कोल्ड एनर्जी थी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सप्रेस किया हुआ है। लगता है कि वो बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट होगा, लेकिन अब जो दोबारा अपने हस्बैंड को कभी भी देख नहीं पाएगी। ल्यूजियांग उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरा हस्बैंड यहाँ पर मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, मेरा युंजी मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। ये बात सुनने के बाद यूशा उसे कहती है तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें यहाँ से बचा सकता है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है, ल्यूजियांग को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए कहती है हमारे इस पैलेस में कोई भी अपनी मर्जी से ना तो आ सकता है ना ही अपनी मर्जी से जा सकता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकती हो जब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आकर तुम्हें बचा सकता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमारा पैलेस एक ऐसी माउंटेन के ऊपर बना हुआ है जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर ऊंची है और उसके नीचे एक बहुत ही गहरी खाई है और उस खाई के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को पार करते हुए यहाँ तक पहुंच सकता है तो ऐसा सोचना है मत, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं। लड़कियां भी अगर वहाँ पर जाएंगी, हम पावरफुल मास्टर्स भी उन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं टिक सकती, लेकिन अगर वो किसी तरह से उन सारे मॉन्स्टर्स को पार करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है इस पैलेस में, तो यहाँ पर इस पैलेस में बहुत सारी पावरफुल मास्टर्स हैं। और तुम्हें क्या लगता है कितनी सारी पावरफुल मास्टर्स को इग्नोर करते हुए वो तुम्हारे तक पहुंच सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो वहीं पर आइस का एक पुतला बन जाएगा और आइस का पुतला बनने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और फिर साथ ही यूशा से कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह की और ज्यादा डरावनी बातें बताऊं? अगर तुम यहाँ पर डरना नहीं चाहती तो फिर चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो और इस उम्मीद को छोड़ दो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचाने के लिए आएगा। यूशा से कहती है तो फिर ठीक है, आज के बाद यही समझो कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी है जो यहाँ पर आकर तुम्हें बचा सके। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको पकड़ती है और उसके माथे के अंदर अपनी एनर्जी को इंसर्ट करते हुए कहती है सारी की सारी जादू को भूलना होगा। वो अपनी पावर्स के साथ हमारी ल्यूजियांग को वहीं पर सुला देती है। फिर साथ ही उसे कहती है सारी की सारी मेमोरीज में फंसी हुई हो, इसलिए तुम्हें उन सभी की सभी मेमोरीज को भुलाना होगा। तब कि तुम यहाँ से सोकर उठोगी तो उसके बाद तुम एक पुतला बन चुकी होगी, तुम सिर्फ एक कठपुतली की तरह होगी जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिसे मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह डाल सकती हूँ। तो साथ ही यूशा वहाँ पर अपने पास से क्रिस्टल निकालती है तो बिंगली उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है ये तो एक सिल्क माइंड कंट्रोलिंग स्टोन है। साथ ही उसे कहती है सीनियर यूशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम इसको भी एक पपेट बनाने वाली हो? ऐसी वहाँ पर बिंगली बीच में बोलती है। वहीं पर वो दोनों लड़कियां जो जिनका नाम ड्यू और फ्रोस्ट होता है वो दोनों से कहती है इस मास्टर बिंगली आपको यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे बढ़कर आपको रोकना पड़ेगा। सीनियर यूशा से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस लड़की के पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं पिछले 50 साल से इसी ब्लड वाली लड़की या लड़के को ढूंढ रही थी लेकिन मुझे ये ब्लड लाइन की पावर नहीं मिल सकी, लेकिन आज फाइनली मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। फिर साथ ही वो बिंगली से कहती है ये तो सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि तुमने यहाँ पर अचानक से इस लड़की को ढूंढ लिया, तुमने हमारे 9 पैलेस के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से तुम्हें इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। सीनियर यूशा से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि 9 वेन्स वाली जो भी बॉडी होगी बहुत ज्यादा स्पेशल होती है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि अगर इसका यहाँ पर जरा सा भी मूड चेंज होता है अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल खो देती है तो ये पूरे के पूरे 9 वेन पैलेस को भी बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखनी होगी, मेमोरीज को मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके माइंड को क्लियर किया है। मास्टर बिंगली से कहती है लेकिन सीनियर तुमने तो कहा था कि हमारे पास ऐसा तरीका है जिससे हम इस लड़की की बॉडी के अंदर कोल्ड फ्रोस्ट को सप्रेस कर सकते हैं, हम इसकी 9 टर्मिनस वेन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। वो उसे कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, इस लड़की को एंड के ऊपर मरना पड़ेगा, जो हमें इससे चाहिए वो हम इसे ले लेंगे। सीनियर यूशा से कहती है हमें किसी लड़की की क्या परवाह है, ये कौन सा हमारी फैमिली की एक मेंबर है, वजह से हम में से किसी को भी इस लड़की की जान की कोई परवाह नहीं है। तब हम लोग इस लड़की की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब तक हम लोग तुम्हारी उस बैंक क्रिस्टल को बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बाकी सभी से बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस सबका सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हारी बहन का इलाज हो सकता है। सभी लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। सीनियर यूशा उन लोगों से कहती है ठीक 1 महीने के बाद हमारी मास्टर भी अपनी सर्कुलेशन की कल्टीवेशन से वापस आने वाली है, तब तक इस लड़की की माइंड कंट्रोलिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी, तब तक एक पपेट बन जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर न्यू कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करेंगे। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है, सारा काम ड्यू संभालेगी, ड्यू इस लड़की के ऊपर नजर रखेगी। साथ ही वो ड्यू से कहती है यहाँ पर इस लड़की का जितना भी स्टाफ है उस सभी को डिस्ट्रॉय कर दो, इस लड़की के पास इसकी कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि इसको इसके होने का याद दिलाए। बिंगली आगे बढ़ती है और इसे कहती है सीनियर यूशा अगर तुम इजाजत दो तो ये काम मैं करना चाहूंगी। सीनियर यूशा से कहती है अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इसकी चीजों को छुपाना चाहती हो, क्या तुम इसकी चीजों को बचाना चाहती हो? तो बिंगली से कहती है नहीं, मुझे इस लड़की के ऊपर तरस आ रहा है, मैं इस लड़की को अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी तो मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं इसकी चीजों को पर्सनली जगह जला दूंगी। यूशा से कहती है अच्छा ठीक है फिर ये काम तुम ही करना। बिंगली से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद वो उसका सारा सामान उठाती है और सामान को उठाने के बाद उसके पास से वापस की तरफ मुड़ जाती है। तो उसे कहती है एल्टोलिन मेरे साथ चलें, टाइम हो चुका है, हमें जाकर इसके सामान को जलाना होगा। वो साथ ही उसके कपड़े भी उतार लेते हैं। इसके साथ वो छोटी सी डॉल भी होती है जो कि हमारे जुंजी की होती है। सारा सामान ले जाने के बाद वो लोग पीक के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर वो आग जलाते हैं और आग के अंदर उस सारे सामान को फेंक रहे होते हैं। बिंगली अपने पास से वो सारा सामान वहाँ पर फेंक देती है, लेकिन हमारे जुंजी की गुड़िया को छोड़कर, जुंजी की गुड़िया को उसने अपनी मुट्ठी के अंदर बंद किया होता है, उसने एक चीज वहाँ पर बचाकर रख ली है। तो यहीं से हमारी एक बैकफ्लैश स्टोरी स्टार्ट होने वाली है जो कि हमारे जुंजी के छोटे होने के वक्त की थी। सारी की सारी बैकफ्लैश स्टोरी हमें हमारी ल्यूजियांग सुना रही है। ल्यूजियांग सुना रही होती है, वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस वक्त 9th फ्लोर पैलेस में थी, लेकिन मैं इस वक्त अपने घर में कैसे आ गई हूँ, क्योंकि उसकी मेमोरीज मिट रही है। इसी वजह से वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज को हमें आखिरी बार यहाँ पर दिखा रही है। अपने घर में होती है और अपने घर में अपने हाथ में एक कपड़े के ऊपर बुनाई कर रही होती है। इसकी उम्र कोई 5-6 साल ही होगी। तब ये वहाँ पर बैठी एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है और कहती है कि मैंने कोई सपना देखा होगा। उसी वक्त बाहर से उसे क्लाउड पिंक की आवाज आती है, गोल्ड पिंक की आवाज आती है। वो उसे कहती है जंग मिस मास्टर चूज यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो अपने कपड़े को वहीं पर फेंक दी और जल्दी से भागती हुई उससे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। वो दीवार के पीछे छुपकर उसे देखती है तो वो दीवार के साथ खड़ा होता है। जुंजी भी जहाँ पर एक छोटा बच्चा था वो उसकी तरफ देखती है और जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसके साथ लिपट जाती है और उसे कहती है क्लाउड मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हमारा जुंजी भी शर्माते हुए उसे कहता तुम्हें
है क्या हुआ, तुम तो मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा मिस कर रही हो। साथ ही वो उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, तुम्हारी बहन शुइकियान कहाँ पर है। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है रुको मैं उसको बुलाकर लाती हूँ। जल्दी से भागती हुई अपनी बहन को बुलाने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो जुंजी था ये शुइकियान से मिलने के लिए आया करता था, जबकि ये तो मुफ्त में इसके साथ चिपके जा रही है। माई ल्यूजियांग यहाँ पर अपनी बहन और अपने बारे में बताती है। वो कहती है मेरी बहन शुइकियान मुझसे बहुत ज्यादा अलग है, वो एक गहरी काली रात में एक स्टार की तरह है जो कि चमक रहा हो, कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक स्टार की तरह हूँ जो कि आसमान पर रात के वक्त चमकता भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो फादर की आंख का तारा है। फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे हमेशा बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। जब भी कोई यहाँ पर आता है, कोई मेहमान आता है तो वो भी सिर्फ उसे तोहफे देता है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फादर उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने की इजाजत देते हैं, उसे बुक्स पढ़ने को मिलती है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं सारा दिन सिर्फ काम करती रहती हूँ, मैं और मेरी मॉम यहाँ पर सफाई करती है। इसके अलावा अपने फादर के साथ वो बहुत सारी जगहों पर जाती है और उसे बहुत सारी स्टोरीज पता है। हर बार वो जब भी कहीं पर जाती है वो हम दोनों को अपनी स्टोरीज बताती है, वहाँ पर जाकर क्या क्या क्या, और हम दोनों मैं और जुंजी हम उसकी स्टोरी सुना करते थे। जब मैं जुंजी की तरफ देखती तो जुंजी हमेशा उसी की तरफ घूर घूर कर देखा करता था। मुझे लगता है कि जुंजी को वो बहुत ज्यादा पसंद थी। और दूसरे तीसरे दिन हमारा जुंजी इन लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आया करता था, तो अगले दिन फिर से वो वहाँ पर आता है। ल्यूजियांग भागती हुई उससे मिलने के लिए जा रही होती है और रास्ते में वो गिर जाती है, उसके घुटने के ऊपर चोट लगती है, लेकिन वो कहती है मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा, मैं वहाँ पर जुंजी को इंतजार नहीं करवा सकती, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो जल्दी से भागती हुई अपनी बहन को भी बुला लाती है, यानी शुइकियान को बुला लेती है, क्योंकि जुंजी तो शुइकियान से मिलने के लिए आता है। ये लोग गुड़िया उठा रहे होते हैं और इसकी गुड़िया एक दरख्त के ऊपर जाकर अटक जाती है। जुंजी ने अपने कंधों के ऊपर शुइकियान को बिठाया होता है और वो शुइकियान के हाथ में एक लकड़ी होती है, वो ऊपर से गुड़िया को उतार रही होती है, क्योंकि हमारी ल्यूजियांग नीचे खड़ी होती है और उनको सहारा दे रही होती है। शुइकियान उनसे कहती है थोड़ा सा ऊपर उठाओ, मेरा बस हाथ पहुंचने वाला है, मैं उसको निकाल लूंगी, लेकिन उसी वक्त नीचे से टेबल हिल जाता है। मुझे तीनों ही वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाती हैं, तीनों वहाँ से नीचे गिरते हैं। तो ल्यूजियांग उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है ये मेरी गलती है, क्या तुम लोग ठीक हो। क्योंकि शुइकियान भी गिरने के बाद हमारे जुंजी से कहती है तुम तो एक बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर तो मुझे उठाना भी नहीं आता, तुम मेरा वजन नहीं उठा सकते, तुम क्या करोगे। यहाँ पर एक नौकरानी निकलती है और उसे कहती है मिस शुइकियान मुझे लगता है कि आपको मास्टर क्लाउड को इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। शुइकियान कहती है ये सारी की सारी इसी बेवकूफ लड़के की गलती है, ये बहुत ज्यादा बेकार है, ये तुम मुझे ऊपर उठा कर भी नहीं रख सकता और ये फ्यूचर में क्या करेगा। बहुत ही जल्दी अपनी काइट को उतारने वाली थी, लेकिन इसकी वजह से हम सभी लोग नीचे गिर गए। जबकि हमारी ल्यूजियांग जुंजी की बहुत ज्यादा केयर करती है, वो नैनी से कहती है नैनी जल्दी से यहाँ पर है, इसके पाँव पर चोट लगी है। तो नैनी उसके पाँव को चेक करती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके पाँव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हल्की सी स्वेलिंग है जो कि ठीक हो जाएगी, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुइकियान उसे कहती है क्या इतने से गिरने से तुम्हें चोट लगी, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। नौकरानी उनसे कहती है यंग मिस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मास्टर क्लाउड आपसे बहुत ज्यादा कमजोर है, इनके पास तो मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है। तो उसकी बात तो यह है कि जब ये छोटे से बच्चे थे तभी इनकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था, इनके पेरेंट्स वहाँ से चले गए, पता नहीं वो कहाँ पर है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर क्लाउड उस दिन जिंदा बच गए थे, इसके पेरेंट्स नहीं है जो कि इसको सपोर्ट कर सके, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये बात सुनने के बाद जुंजी से कहती है क्या तुम्हें उन बुरे लोगों के बारे में पता है जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक करके तुम्हारे लोगों को मार दिया और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया। जुंजी उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे कबर्ड के अंदर छुपा रही होती है और कहती है तुम्हें यहीं पर रहना होगा, थोड़ी देर में तुम्हारी मॉम यहाँ पर आकर तुम्हें निकाल लेगी, तो यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। वो जुंजी से कह रही होती है तुम्हें यहीं पर छुपना होगा, यहाँ से मत निकलना जब तक मैं वापस आकर दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद उसे अपने मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। जुंजी को जब ये अपनी बैकफ्लैश मेमोरीज याद आती है तो वो डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। शुइकियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम तो वाकई में एक बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक किसने किया था, तो फिर तुम अपनी फैमिली का बदला किस तरह ले पाओगे। जबकि उसकी नौकरानी उसे कहती है लेडी मून मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बार बार इसको बेकार इंसान कहना चाहिए। शुइकियान उसे कहती है तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, तुम्हें सब में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो वो नौकरानी उसे कहती है हाँ ये बात तो सच है कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में पता है कि आप दोनों की बचपन में एंगेजमेंट कर दी गई थी। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जब आप लोग 18 के हो जाएंगे तब आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। मास्टर जुंजी बहुत ज्यादा कमजोर है जबकि आप स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि आपको इनसे प्यार से बात करनी चाहिए और आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। बात सुनते ही वो तीनों वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी शादी कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।